मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 के समाजशास्त्र विषय के भाग 2 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। और हम इसके 6ठे अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन। आज हम इसके दूसरे भाग को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम। तो शुरू करते हैं अध्याय 6 का भाग 2। पिछले भागों में हमने भूमंडलीकरण को समझा था। भूमंडलीकरण क्या है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ है वह वैश्विक प्रक्रिया जो विश्व में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाती है। अर्थात यह सामाजिक परिवर्तन की एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है और इसे भूमंडलीकरण के साथ साथ वैश्वीकरण भी कहते हैं। और ग्लोबलाइजेशन वर्ड जो है आम बोलचाल की भाषा में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो कि इसका अंग्रेजी अनुवाद है। इसी के साथ हमने देखा कि इस व्यापक परिवर्तन में कई सारे विशेषज्ञ जो हैं आपस में चर्चा करते हैं कि भूमंडलीकरण किन किन क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाल रहा है। तो हमने देखा कि भूमंडलीकरण सभी क्षेत्रों में अपने प्रभाव को दिखाता है। अर्थात यह प्रक्रिया जो है यह व्यापक पैमाने पर सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाती है और इसकी चर्चा विभिन्न विषय विशेषज्ञ आपस में करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न लोग और विभिन्न देश, विभिन्न कंपनियां जो हैं आपस में अंतःक्रिया को बढ़ाती है, आपस में एकीकरण को बढ़ाती है और इनके माध्यम से इन कंपनियों, इन देशों और लोगों में जो है आदान प्रदान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और विश्व एक गाँव के रूप में परिवर्तित होते हुए जा रहा है। हम जानेंगे कि भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। तो हम कहेंगे इस व्यापक प्रक्रिया के विभिन्न आयाम हैं, जैसे कि सामाजिक आयाम, जैसे कि सांस्कृतिक आयाम, जैसे कि आर्थिक आयाम और राजनीतिक आयाम। तो ये सभी पक्ष जो हैं भूमंडलीकरण के व्यापक परिवर्तन को ही दिखाते हैं। इन सभी पक्षों को जानने से हमें पता चलेगा कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है सभी क्षेत्रों में अपने प्रभाव दिखा रही है और इसके माध्यम से जो है प्रत्येक देश जो है अपनी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण एक ऐसा शब्द है जिसमें समाज के सभी पहलू शामिल हो जाते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं सामाजिक पक्ष की या सामाजिक आयामों की, यानी भूमंडलीकरण सामाजिक रूप से भी परिवर्तन लाता है, भूमंडलीकरण आर्थिक रूप से भी अपने परिवर्तन दिखा रहा है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी भूमंडलीकरण के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस कारण क्या है, भूमंडलीकरण एक बहुत ही व्यापक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है और यह एक वैश्विक अवधारणा भी है जिसके प्रभाव भारत पर भी देखने को मिल रहे हैं। हम देखेंगे कि इस भाग में कि भूमंडलीकरण के आर्थिक पक्ष या आर्थिक आयाम कौन कौन से हैं, यानी कि भारत पर आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भारत में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन आए हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का ही परिणाम था कि भारत जो है 1990 के दशक में भारत में उदारीकरण की नीति आती है, यानी कि एलपीजी की नीति लागू की जाती है। पिछले अध्याय में हमने एलपीजी की नीति के बारे में विस्तार से पढ़ा था और वह था कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए, भारत को विकास की पथ पर तेजी से लाने के लिए भारत की सरकार एलपीजी की नीति भारत में लागू करती है और आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति लागू करती है, जिसे हम आर्थिक सुधारों के उपाय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत 1991 में भारत में जो है उदारीकरण भारत की सरकार घोषित करती है कि अब उदारीकरण के माध्यम से भारत में जो है बाजार अर्थव्यवस्था लाई जाएगी, मुक्त अर्थव्यवस्था लाई जाएगी, जिसमें कि विदेशी कंपनियों को और विदेशी माल को जो है भारत के बाजार में आयात करना प्रारंभ कर दिया जाता है। क्योंकि इससे पूर्व जो है
यानी 1991 से पूर्व उदारीकरण लाने से पहले जो है भारत की सरकार भारत के बाजार पर अधिक नियंत्रण रखती थी, जिसका कारण था कि भारत का बाजार जो है विश्व की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था और इस कारण भारत की सरकार भारत की बाजार को नियंत्रित अधिक करती थी, उस पर जो है कठोर नियम लागू करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब भारत देखता है कि भारत का बाजार तैयार हो चुका है विश्व की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, तब भारत में उदारीकरण की नीति 1991 में लागू कर दी जाती है और यह लागू की जाती है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा। और उस समय पर वित्त मंत्री के रूप में थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन दोनों की जोड़ी ने जो है भारत में इस प्रमुख परिवर्तन को लेकर के आए थे और इसके परिणाम स्वरूप भारत में मुक्त अर्थव्यवस्था आ जाती है और अब भारत में विदेशी माल भी बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है, क्योंकि अब भारत की अर्थव्यवस्था तैयार हो गई थी विश्व की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। तो यह क्या था? यह भूमंडलीकरण का आर्थिक पक्ष ही था कि भारत में उदारीकरण लाया गया। तो हम कहेंगे भारत में हमने देखा कि राज्य अर्थात सरकार 1991 में अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन लेकर के आती है। 1991 में, तो आपको याद रखना है कि कब भारत में आर्थिक नीति में परिवर्तन लाया जाता है। 1991 में भारत में आर्थिक नीति में परिवर्तन लेके आया जाता है, उदारीकरण की नीति को लागू किया जाता है। तो यही जो है आर्थिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है कि अब भारत में आर्थिक रूप से उदारीकरण आ चुका है। अब भारत में उद्योग लगाने के लिए लचीले नियमों को बनाया गया है, अब कठोर नियमों को समाप्त किया जा रहा है और यही कहलाता है उदारीकरण। उदारीकरण की आर्थिक नीति। उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे नीतिगत निर्णयों से है जो भारत द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे। यानी कि अब भारत के जो बाजार हैं विश्व के लिए खोल दिए गए हैं, विश्व का कोई भी माल भारत में आ सकता था और इसके माध्यम से अब भारत में जो है वैश्विक प्रतियोगिता के अंदर भारत हिस्सा लेने लग रहा था। तो यह क्या था? यह उदारीकरण की नीति थी, भूमंडलीकरण का ही प्रभाव। तो हम कहेंगे 1991 में आ चुका है भारत में उदारीकरण और उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी यानी हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जो इतना बड़ा व्यापक परिवर्तन भारत में लेकर के आए थे और उनका सहयोग किया था वित्त मंत्री के रूप में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यह कहा जाता है कि इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है आपदा को अवसर में बदल दिया था और इस प्रकार भारत में उदारीकरण की जो नीति है वह भारत के लिए लाभदायक साबित हुई थी। इससे पूर्व सरकार का अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण था। तो ऐसा क्यों था? तो हमने कहा 1947 में भारत आज़ाद होता है और आज़ाद होने के समय पर भारत जो है आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होता है कि वह विदेशी माल या विदेशी कंपनियों को भारत में आने दे और भारत का जो स्वदेशी उद्योग है या फिर कुटीर उद्योग है वह उन पर हावी हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भारत की सरकार 1947 के बाद भारत के उद्योग पर और आर्थिक व्यवस्था पर, बाजार पर अधिक नियंत्रण रख रही थी। लेकिन जब भारत में उद्योग में, भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ी मजबूती आ जाती है तब भारत में उदारीकरण को लागू किया जाता है। तो हम कहेंगे इससे पूर्व यानी उदारीकरण आने से पूर्व सरकार का अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण था, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व जो है भारतीय स्वदेशी व्यवसाय पर उपनिवेशवाद का बहुत नकारात्मक असर पड़ा था और हम भारत के जो उद्योग हैं वह बहुत ही बुरी स्थिति में देख रहे थे। इस कारण स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति विश्व की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की बिल्कुल भी नहीं थी। इस कारण भारत की सरकार जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर कठोर नियंत्रण रखे हुए थी। इस कारण सरकार का हस्तक्षेप या सरकार का जो नियंत्रण था स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा था।
फिर जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा, यानी भारत की अर्थव्यवस्था अब सुधर रही थी, अब वह विकास के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अब वह मजबूत हो चुकी थी, तब भारत की सरकार 1991 में भारत में आर्थिक सुधार की नीति लागू करती है और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि कृषि, जैसे कि उद्योग, जैसे कि व्यापार, जैसे कि प्रौद्योगिकी में सुधारों की लंबी श्रृंखला देखने को मिलती है। यानी उदारीकरण के परिणाम स्वरूप सभी क्षेत्रों में जो है हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप अब यानी भूमंडलीकरण जो है उसकी प्रक्रिया में अब क्या परिवर्तन आया है। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारत की स्थिति और भी सुधर गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का लाभ मिला है। तो इस प्रकार से उदारीकरण जो है भूमंडलीकरण का एक आर्थिक पक्ष है जो भारत में लागू किया जाता है 1991 में, और इसका लाभ जो है भारत को मिलता जाता है और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अब सुधार होने लगा है। दूसरा प्रमुख आर्थिक पक्ष या उदारीकरण के बाद में भूमंडलीकरण का जो आर्थिक परिणाम है वह है बहुराष्ट्रीय निगम, या जिसे हम पारराष्ट्रीय निगम भी कह सकते हैं। ये वे कंपनियां होती हैं, ये वे निगम होते हैं जो कि एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन या निर्माण कर रहे होते हैं, और ये कंपनियां जो हैं अपना उत्पादन या निर्माण का क्षेत्र भी बदल देती हैं, और इससे कुछ नुकसान होते हैं तो इससे कुछ फायदे भी होते हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनी भी कहते हैं या एमएनसी भी कहते हैं, इनका उत्पादन एक से अधिक देशों में होता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जूते बनाने वाली नाइके कंपनी की। तो नाइके कंपनी जो है पहले अपना निर्माण किसी और देश में करती है, फिर वह देखती है कि जापान में उसका उत्पादन जो है वह सस्ते में हो जाएगा, यानी कि उसे कम लागत में वहाँ पर श्रमिक मिल जाएंगे, तो वहाँ जापान में जाकर के अपना उत्पादन प्रारंभ करती है। फिर उसे लगता है कि किसी अन्य देश में उसे सस्ते श्रमिक मिलेंगे, तो वह वहाँ पर जाकर के अपना उत्पादन प्रारंभ कर देती है, और फिर वह भारत में भी आती है और भारत में भी अपना कारखाना खोल देती है। तो यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं यह किसका परिणाम है? यह भी भूमंडलीकरण का ही परिणाम है कि विश्व में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पादन के क्षेत्र जो हैं अलग अलग देशों में स्थापित कर रही हैं, और इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह पड़ता है कि चूंकि अपने देश यह बदल देती है, जहां पर भी इनको सस्ता श्रम मिलता है तो उसकी वजह से इनके जो श्रमिक हैं वह बेरोजगार हो जाते हैं, और उन श्रमिकों को हमेशा यह डर रहता है कि यह कंपनी कभी भी हमारे देश से जाकर के दूसरे देश में अपना उत्पादन प्रारंभ करेगी तो हमारी जो रोजगार है वह हमसे छिन जाएगा। तो श्रमिकों को जो है असुरक्षा की भावना महसूस होती है इन पारराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन के देश बदलने के परिणाम स्वरूप। लेकिन हमेशा यह पारराष्ट्रीय कंपनियां किसका लाभ देखेंगी? ये लाभ देखेंगी मालिकों का। तो मालिकों के लाभ के लिए ये देश जो है अपना बदलती रहती हैं, जैसे कि हमने उदाहरण की बात की नाइके कंपनी। तो हम कहेंगे भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप इसके आर्थिक आयामों में हम पारराष्ट्रीय निगम या बहुराष्ट्रीय निगम या एमएनसी या मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं, जो कि इसका एक परिणाम है। भूमंडलीकरण को प्रेरित व संचालित करने वाले आर्थिक कारकों में से महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की है। ये वे कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी जो खुद का देश होगा या स्वयं का जो देश होगा ये वहीं पर उत्पादन करेगी, नहीं, ये दूसरे देशों में जाकर के क्या करती हैं? उत्पादन और निर्माण करती हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनी कहा जाता है। अथवा इनके जो कारखाने हैं स्वयं के देश से बाहर भी होते हैं, इस वजह से यह बहुराष्ट्रीय निगम कहलाती हैं। तो भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप ऐसे बहुराष्ट्रीय निगम जो है बहुत ही बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं, जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन या निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं उदाहरण के रूप में कोका कोला की, कोलगेट की और बाटा की। ये बहुराष्ट्रीय निगमों का ही उदाहरण है, जिसका उल्लेख हमें हमारी पुस्तक में हमारे अध्याय में भी मिलता है कि इस प्रकार के जो बहुराष्ट्रीय निगम है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसके परिणाम स्वरूप? भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप। इसी तरीके से भूमंडलीकरण का एक और आर्थिक पक्ष है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था।
यानी कि अब अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है पूंजी का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एक बैंक से अंतर्राष्ट्रीय बैंक में जो है पैसे को भेजा जा सकता है या पूंजी को भेजा जा सकता है। तो यह किसकी विशेषता है? यह भी भूमंडलीकरण के आर्थिक आयाम ही है, यह भूमंडलीकरण की आर्थिक विशेषता ही है, जो कि भारत में नहीं विश्व में भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भी किसका परिणाम है? भूमंडलीकरण का परिणाम है। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था से आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा मिला है, यानी कि अब आर्थिक रूप से आदान प्रदान बढ़ा है, आर्थिक रूप से अंतःक्रिया बढ़ी है और आर्थिक रूप से एकीकरण भी बढ़ा है। किसका बढ़ा है? तो हम कहेंगे यह लोगों के बीच में भी बढ़ा है, यह देशों के बीच में भी बढ़ा है और यह कंपनियों के बीच में भी बढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि अब लोगों, देशों और कंपनियों में आदान प्रदान, अंतःक्रिया और एकीकरण बढ़ता जा रहा है, जिससे हम कहेंगे आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा मिलता है। कंप्यूटर के एक माउस के प्रयोग से हम देखते हैं कि घर बैठे ही हम कंप्यूटर के एक माउस के प्रयोग से ही अब बैंक, निगम, निधि मैनेजर अपनी निधि या पूंजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर से उधर भेज सकते हैं। यानी कि हम छोटे से गांव से विदेश में बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपनी पूंजी भेज सकते हैं। तो यह किसका परिणाम है? भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था जो आई है उसी का परिणाम है। सबके लिए इसके लिए जो है किसी प्रकार की कागजी मुद्रा की आवश्यकता अब नहीं होती। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कागजी मुद्रा का धीरे धीरे जो है पतन होते हुए दिख रहा है, या कागजी मुद्रा का प्रयोग जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था हमें देखने को मिलती है। इस इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का प्रयोग करना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। वह कैसे? तो हम कहेंगे कभी कभी स्टॉक मार्केट में जो है कृत्रिम रूप से जो है उतार चढ़ाव को बढ़ाकर दिखाया जाता है, जिससे कि कई लोगों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने से उन्हें हानि भी उठानी पड़ती है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा हमेशा लाभकारी नहीं होती, कुछ इसके जो प्रभाव हैं वह खतरनाक भी होते हैं। जैसे भारत में स्टॉक एक्सचेंज में विदेशी कंपनियां अपने मुनाफे या अपने लाभ के लिए बाजार में कृत्रिम रूप से उतार चढ़ाव लेकर के आती हैं, यानी कि वह उतार चढ़ाव आया नहीं होता है बल्कि अपने मुनाफे के लिए पैदा किया जाता है। तो यह कृत्रिम रूप से उतार चढ़ाव लाया जाता है। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था का कारण क्या है? तो हम कहेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था के बढ़ने का कारण है कि प्रौद्योगिकी और संचार के साधनों में जो है उन्नति हुई है, उसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई जा रही है। भूमंडलीकरण का जो अन्य परिणाम या जो अगला पक्ष है जो आर्थिक रूप से हम देखते हैं वह है भारहीन या ज्ञान अर्थव्यवस्था का बढ़ना। भारहीन या ज्ञान अर्थव्यवस्था का बढ़ना भी इसका एक आर्थिक पक्ष है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि अब वस्तु के निर्माण और उत्पादन से ज़्यादा वस्तु का जो है डिजाइन कैसा होगा, वस्तु की वितरण कैसा होगा, वस्तु का विपणन कैसा होगा, वस्तु की सर्विस कैसे होगी, उसमें जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब उसमें जो है रोजगार बढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे भारहीन या ज्ञान अर्थव्यवस्था में इसमें अब अर्थव्यवस्था पिछले युग की तरह कृषि या उद्योग पर आधारित नहीं है, जिसमें कि सीधे उत्पादन होता था। यानी कृषि और उद्योग में क्या होता है? सीधे रूप से किसी वस्तु को उत्पादित किया जाता है, जो अब धीरे धीरे बदल रहा है। यह मुख्यतः किस पर आधारित है? सूचना या ज्ञान पर आधारित है। यानी कि भारहीन या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया जाता है? सूचना या ज्ञान पर जोर दिया जाता है। और इसी प्रकार के रोजगार जो है अब धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कृषि जो है और उद्योग जो है वह धीरे धीरे कम होते दिख रहे हैं। यह किसका परिणाम है? यह भूमंडलीकरण का परिणाम है कि हम भारहीन या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम बात कर सकते हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मीडिया, इंटरनेट आधारित सेवाएं जो हैं अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो यह किसका उदाहरण है? भारहीन या ज्ञान अर्थव्यवस्था का ही उदाहरण है।
भारहीन या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था में कामगार किसी वस्तु को सीधे तौर पर उत्पादित नहीं करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति जो है एक जूता बना रहा है या फिर एक व्यक्ति जो है एक कपड़ा बना रहा है, तो यह सीधे तौर पर उत्पादन होता है। लेकिन जब हम भूमंडलीकरण का परिणाम भारहीन या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था कहते हैं तो उसमें सीधे तौर पर किसी वस्तु को बनाया नहीं जाता है, बल्कि वे वस्तु के प्रारूप यानी कि वस्तु का जो डिजाइन है उसे बनाते हैं, वस्तु का विकास करते हैं, वस्तु की प्रौद्योगिकी, वस्तु के विपणन और बिक्री और सर्विस में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से यह भारहीन या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है कि अब वस्तु सीधे नहीं बनाई जा रही है, बल्कि वस्तु का विकास किया जा रहा है, वस्तु की प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया जा रहा है, वस्तु की सर्विस, बिक्री और विपणन पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसी के परिणाम स्वरूप हम ऐसे कई सारे नए व्यवसाय भी देखते हैं जो पहले हमने कभी नहीं सुने थे। जैसे कि हम बात कर सकते हैं इवेंट मैनेजर की या शादी योजनाकार की। तो यह क्या है? यह शादी को किस तरीके से प्लान करना है उसके लिए एक नया रोजगार हमने देखा है, जो किसका उदाहरण है? भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप आई भार रहित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऐसे बहुत से नए नए व्यवसाय अब प्रारंभ हुए हैं जो सूचनात्मक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, यानी कि सूचना या ज्ञान के आधार पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, जिनके बारे में कुछ दशकों पहले हमने सुना भी नहीं था। तो ऐसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं शादी योजनाकार या इवेंट प्लानर जो है वह इसी तरीके का एक व्यवसाय या रोजगार है। हम कहते हैं कि भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व में भूमंडलीय संचार भी बहुत अधिक बढ़ गया है, यानी कि एक स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति दूसरे देश में बैठे हुए व्यक्ति या विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से आसानी से संपर्क कर सकता है। और वह किसका परिणाम है? तो हम कहेंगे वह उपग्रह प्रौद्योगिकी का परिणाम है, जो कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या संचार की क्रांति का परिणाम है, या प्रौद्योगिकी की क्रांति का परिणाम है। तो हम कहेंगे भूमंडलीकरण का एक और परिणाम यह है कि अब भूमंडलीय संचार बहुत ही ज़्यादा हो गया है। जैसे जैसे विश्व में प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के आधारभूत ढांचे में उन्नति हुई है, इससे भूमंडलीय संचार व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, यानी कि अब संचार और संपर्क जो है लोगों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अब व्यक्ति को घर व कार्यालय में रहते हुए यदि बाहरी दुनिया से क्या करना है? संपर्क करना है या संबंध बनाना है, तो उसके लिए विभिन्न साधन उपलब्ध होते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भूमंडलीकरण का परिणाम है कि अब लोगों में संचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति का संपर्क किसी अन्य कोने में बैठे या विश्व के किसी दूसरे हिस्से में बैठे व्यक्ति से आसानी से स्थापित हो सकता है। दोनों में संपर्क हो सकता है, दोनों में संचार हो सकता है, जो किसका परिणाम है? भूमंडलीकरण के भूमंडलीय संचार का परिणाम है। जैसे विश्व के दो अलग अलग हिस्सों में बैठे व्यक्ति न केवल बातचीत कर सकते हैं, बल्कि क्या आपस में आदान प्रदान किसका कर सकते हैं? दस्तावेजों का, डॉक्यूमेंट्स का, चित्रों का, सभी का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। और यह किसका परिणाम है? तो हमने बात की यह उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसा संभव है कि वह एक दूसरे को चित्र भी भेज सकते हैं और दस्तावेज भी भेज सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भूमंडलीकरण एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है और आज हमने इस भाग में उसके आर्थिक पक्षों के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से भूमंडलीकरण के आर्थिक आयाम या आर्थिक पक्ष बहुत ही व्यापक देखने को मिलते हैं और भारत पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा है और इसका कुछ लाभ भी है तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, भूमंडलीकरण संचार भी बढ़ रहा है, भारत में 1990 में उदारीकरण भी लागू कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये सारी जो परिवर्तन है यह भूमंडलीकरण के आर्थिक परिवर्तन है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में आए हुए परिवर्तन है और जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा है और धीरे धीरे ये परिवर्तन और भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगले भाग में हम भूमंडलीकरण के अन्य भागों के बारे में, अन्य पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।